इंसान का दिमाग ना मतलब एक तरह से एक रिसाइकिल बिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, क्योंकि हर दिन हम उसी पुराने कचरे को, मेरा मतलब है पुरानी यादों को, पुराने दर्दों को और उन पुरानी आदतों को ना नया रंग रोगन करके अपना भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर लोग हैरान होते हैं कि भाई जिंदगी में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा है। सही बात है। और मैनिफेस्टेशन या अपने विचारों से अपनी हकीकत को गढ़ने के बारे में ना अक्सर ये मान लिया जाता है कि बस आंखें बंद करो, यूनिवर्स से कोई चीज बहुत शिद्दत से मांगो और वो बस किसी जादू की तरह आपके सामने आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, किसी फिल्म की तरह। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम इस भ्रांति को तोड़ने वाले हैं। क्योंकि ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने जैसा नहीं है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ ख्वाब देखने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को एक दिशा में अलाइन करने की बहुत ही गहरी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है या इसके पीछे कुछ ठोस कारण मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन को अक्सर हम विशफुल थिंकिंग या सिर्फ बस इच्छा करने की तकनीक मान लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलतफहमी है। मतलब लोग सोचते हैं कि बस सोचने से काम हो जाएगा, हाँ। जबकि ये असल में अलाइनमेंट का खेल है पूरा। अलाइनमेंट मतलब किस चीज़ का अलाइनमेंट? जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके शरीर की ऊर्जा ना एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, तो बाहर की भौतिक दुनिया में बदलाव दिखना शुरू होता है। अच्छा। लेकिन शुरुआत ख्वाब देखने से नहीं होती है। शुरुआत इस बात से होती है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और हमारा फोकस कहाँ है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है ना कि इंसान कभी सही सवाल नहीं पूछता है। सही सवाल मतलब हम क्या गलत पूछ रहे हैं? मतलब हम अपना पूरा जीवन उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने में निकाल देते हैं जो पहले से हो चुकी है या फिर जो हमारे सामने अभी मौजूद है। मतलब हम हमेशा क्या हो चुका है उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, अपने उसी रिसाइकिल बिन में। बिल्कुल। सृजन या किसी भी नई चीज के निर्माण का सबसे पहला नियम ही यह है कि उस चीज पर ध्यान देना जो अब तक नहीं हुआ है। जो अब तक नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि जब तक हम उस खालीपन को या उस शून्य को नहीं देखेंगे जहां अभी कुछ भी मौजूद नहीं है, तब तक हम कुछ नया कैसे बना सकते हैं? हम नया भविष्य गढ़ ही नहीं सकते। इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मतलब मैं सोच रहा था, क्या ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी खाली कैनवस पर पेंटिंग बनाने से पहले ही उस पूरी तस्वीर को अपने दिमाग में देख लेना? हाँ, एनालॉजी तो काफी अच्छी है। लेकिन अगर दिमाग सच में एक रिसाइकल बिन है, तो लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते होंगे ना? क्या गलती? वे एक नया भविष्य, नई तस्वीर बनाने के बजाय उसी खाली कैनवस पर अपने अतीत की पुरानी गलतियों और पुराने अनुभवों को ही बार बार पेंट करते रहते होंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस का ना एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अतीत की यादों का एक म्यूजियम बनकर रह गया है। एक म्यूजियम? हाँ, और इंसान के पास इमेजिनेशन या कल्पना करने की जो ताकत है वो बहुत अद्भुत है। लेकिन हम उस ताकत का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हम तो बस डरने के लिए करते हैं शायद। बिल्कुल, हम उस कल्पना का इस्तेमाल उन चीजों से डरने के लिए करते हैं जो अतीत में हो चुकी हैं, और हम सोचते हैं कि ओहो, वे भविष्य में फिर से ना हो जाए। अरे हाँ, हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं। सही कहा। हम उस चीज पर अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं जो हो चुका है। जब ध्यान सिर्फ पुरानी चीजों पर अटका रहेगा तो हम कुछ नया मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते ना। तो नया कैसे आएगा? नई रियलिटी हमेशा एक खाली जगह से, एक ब्लैंक स्पेस से जन्म लेती है। आपको उस संभावना को देखना होता है जिसका अभी तक भौतिक दुनिया में कोई वजूद है ही नहीं। यानी हमें अपने अतीत के उस भारी चश्मे को उतारना ही होगा, हर हाल में। तो यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम ये तय कर लेते हैं कि फोकस जो नहीं हुआ है उस पर करना है, तो अगला सवाल गति या स्पीड का आता है। स्पीड मतलब मैनिफेस्ट होने की स्पीड? हाँ, मैनिफेस्टेशन के इस पूरे कॉन्सेप्ट में ना एक टर्म आता है क्वांटम मैनिफेस्टेशन या क्वांटम छलांग, जहां यह दावा किया जाता है कि रियलिटी कुछ ही सेकंड में बदल सकती है। क्वांटम लीप। अब मैं यहाँ थोड़ा इस बात को चुनौती देना चाहूंगा। जब हम सेकंड्स में रियलिटी बदलने की बात करते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक या कोई स्कैम नहीं लगता? मैं समझ सकती हूँ कि ये ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि बिना मेहनत के रातों रात कोई भी चीज अचानक कैसे बदल सकती है? ये तो सीधे सीधे फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें क्वांटम शब्द के असली विज्ञान को समझना होगा। क्वांटम बदलाव का मतलब कोई हॉलीवुड फिल्म का जादुई धुआं नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? क्वांटम फिजिक्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा बदलता है
तो वो बीच का रास्ता तय नहीं करता है। ओके। वो एक जगह से गायब होता है और अचानक दूसरी कक्षा में प्रकट हो जाता है। इसे ही क्वांटम लीप कहते हैं। मतलब कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं होता? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आप एक इमारत के पहले फ्लोर पर हैं और आपको 10वें फ्लोर पर जाना है। सामान्य दुनिया में आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, बीच के सारे फ्लोर पार करेंगे ना? हाँ, एक के बाद एक। लेकिन क्वांटम लीप का मतलब है पहले फ्लोर से सीधे 10वें फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाना। अरे बाप रे! लेकिन ये तो सब एटॉमिक लेवल पे होता ना। इंसानी जिंदगी में मतलब हमारे आपके लिए ये टेलीपोर्टेशन कैसे काम कर सकता है? इंसानी जिंदगी में भी अगर देखें तो सब कुछ ऊर्जा ही है, एनर्जी है। हमारी रियलिटी बदलने में समय इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर घर्षण या फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन? हाँ, और ये घर्षण क्या है? ये हमारे नकारात्मक विचार हैं, हमारा डर, हमारा गुस्सा और हमारी एंग्जाइटी है। मतलब ये इमोशंस हमारी स्पीड ब्रेकर है। एकदम सही। जब इंसान के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं तो उसकी ऊर्जा बहुत भारी हो जाती है। भारी ऊर्जा कभी क्वांटम जंप नहीं ले सकती, वो बस धीरे धीरे ही खिसक सकती है। तो सेकंड्स में बदलाव की जो बात है वो बाहर रातों रात कोई महल खड़ा होने के बारे में नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे अंदर के उस एनर्जी लेवल के अचानक से शिफ्ट होने के बारे में है। 100%। जब किसी इंसान का डर, गुस्सा और चिंता पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, तब ऊर्जा में कोई रुकावट नहीं रहती है। और तब क्या होता है? इस स्थिति में इंसान का आभा मंडल, जिसे हम ऑरा कहते हैं ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक ऐसा ऑरा जो किसी भी तरह के इमोशनल बैगेज से आजाद है। बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह। हाँ, जब ऑरा साफ होता है तभी इंसान की कल्पना की शक्ति यानी पावर ऑफ इमेजिनेशन अपनी चरम सीमा पर काम कर पाती है। ओहो। एक साफ ऑरा के साथ की गई कल्पना एक लेजर बीम की तरह होती है जो ऊर्जा के स्तर पर चीजों को तुरंत अलाइन कर देती है। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि अगर मैं सोचूं तो हम पूरी जिंदगी अपनी कल्पना का इस्तेमाल सिर्फ एंग्जाइटी क्रिएट करने के लिए करते हैं। हम अपने ही खिलाफ काम करते हैं अक्सर। हाँ, हम अपनी ही ऊर्जा से अपने खिलाफ एक जेल खड़ी कर लेते हैं दिमाग में। अब इस ऊर्जा और ऑरा के विज्ञान को समझने के बाद मैंने देखा कि इस पूरे विषय में कुछ बहुत ही विचित्र और मेटाफोरिकल कहानियां आती हैं। अच्छा, कौन सी कहानियां? मैंने जब इस डीप डाइव के लिए नोट्स देखे तो मैं सच में बहुत उलझ गया था। एक जगह जिक्र है तुम्हारी पूंछ गिर गई और दूसरी जगह लिखा है भूत आ गया। हाँ, ये मेटाफर्स थोड़े अजीब लग सकते हैं शुरू में। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। पूंछ गिरना? क्या हम यहाँ डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी की बात कर रहे हैं कि बंदर से इंसान बनते वक्त हमारी पूंछ गिर गई? और ये भूत का क्या कनेक्शन है मैनिफेस्टेशन से? ये मेटाफर सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका अर्थ ना बहुत गहरा है। पूंछ गिर जाने का मतलब सच में हमारे एवोल्यूशन से ही जुड़ा है, लेकिन ये कोई फिजिकल पूंछ नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक पूंछ है। लाखों सालों के विकास में हमारा दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में रहा है। मतलब हमेशा खतरे के लिए तैयार रहना? बिल्कुल। जंगली जानवरों से बचना, खाना खोजना, यानी किसी भी तरह सिर्फ जिंदा रहना। आज भी जब तक एक इंसान सिर्फ अपने सर्वाइवल के डर में जीता है ना, कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वाह, रोजमर्रा की एंग्जाइटी। हाँ, तो वो इंसान अपनी उस अदृश्य पशु प्रवृत्ति वाली पूंछ को हिलाता रहता है। वो शरीर से तो इंसान के रूप में है, लेकिन दिमाग अभी भी जंगल वाले सर्वाइवल मोड में अटका हुआ है। तो जब तक हम उस सर्वाइवल वाले डर में हैं, हम कुछ बड़ा या नया मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आप मैनिफेस्टेशन की राह पर चलते हैं तो आपको इस पूंछ को, यानी इस पुरानी पशु प्रवृत्ति और सर्वाइवल के डर को पीछे छोड़ना ही होता है। उसे काटना पड़ता है दिमागी तौर पर। हाँ, आपको ये विश्वास करना होता है कि आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि क्रिएट करने के लिए बने हैं। जिस दिन ये डर खत्म होता है, उस दिन प्रतीकात्मक रूप से आपकी पूंछ गिर जाती है। कितनी शानदार एनालॉजी है ये। और ये भूत का क्या मतलब है फिर? क्या भूत भी हमारे इसी सर्वाइवल वाले डर का हिस्सा है? भूत का मतलब है हमारे अतीत के अनुभव और हमारे पुराने ट्रॉमा। अच्छा, पास्ट बैगेज। हाँ, जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई नया जीवन मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अचानक अतीत का कोई पुराना डर या कोई पुरानी असफलता एक भूत की तरह आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे हाँ, सेल्फ डाउट के रूप में। एकदम सही। ये भूत हमारे ही दिमाग का प्रोजेक्शन है। वो आकर कहता है तुम ये नया काम नहीं कर सकते। याद है पिछली बार जब तुमने रिस्क लिया था तो कितना भारी नुकसान हुआ था। मतलब वो हमें डराने की कोशिश करता है ताकि हम वापस उसी सेफ जोन में चले जाएं। हाँ, ये भूत असल में हमारी ही पुरानी कंडीशनिंग है जो हमें पुराने पैटर्न में वापस खींचना चाहती है। तो फिर इस भूत से छुटकारा कैसे पाया जाए?
अगर ये भूत हमारे ही दिमाग की उपज है तो ये तो हर मोड़ पर खड़ा मिलेगा ना हमें। इसका एकमात्र समाधान है अपने कर्मों पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल योर एक्शंस। एक्शंस को कंट्रोल करना कैसे? ये बहुत जरूरी है कि जब भूत सामने खड़ा हो और आपको डरा रहा हो, तब भी आप अपने कदम पीछे ना हटाएं। भूत सिर्फ आपके दिमाग में है, वो आपको फिजिकली रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर आप उस डर के बावजूद अपने एक्शंस को अपनी नई दिशा में ही रखते हैं, अगर आप उस भूत के आर पार चलते जाते हैं, तो वो भूत आखिरकार धुएं की तरह गायब हो जाता है। वाह। जब तक हम अपने इस पुराने मानसिक बोझ को नहीं छोड़ते और डरों का सामना करते हुए अपने कर्मों को नियंत्रित नहीं करते ना, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक फैंटेसी ही रहेगा। क्या बात है। मतलब भूत केवल तभी तक ताकतवर है जब तक हम उसके डर से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। एक्शन लेते ही इल्यूजन टूट जाता है। बिल्कुल। चलिए, अब तक हमने हमारे अंदर के डर, इवोल्यूशनरी पूंछ और मानसिक अवस्था की बात की। अगर अंदर का सब कुछ अलाइन हो गया तो बाहर की दुनिया का क्या? हम किसी शून्य या गुफा में तो नहीं रहते ना? नहीं, हम एक भौतिक दुनिया का हिस्सा हैं। हाँ, तो हमारे आसपास का जो भौतिक माहौल है उसका भी तो कोई असर होता होगा। यहाँ इस डीप डाइव के नोट्स में पानी के कुछ रहस्यमय गुणों की बात आती है। हाँ, पानी का रोल बहुत अहम है। जैसा लगता है कि पानी हमारे मैनिफेस्टेशन को कैसे प्रभावित कर सकता है। मतलब पानी तो बस पानी है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि बहुत ही एडवांस्ड साइंस है, जो अब धीरे धीरे दुनिया की समझ में आ रही है। बाहरी वातावरण हमारी आंतरिक ऊर्जा का ही एक रिफ्लेक्शन है। ओके। पानी केवल H2O नहीं है। विज्ञान भी अब ये देख रहा है कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। मेमोरी? पानी चीजें याद रख सकता है? एक तरह से हाँ। पानी अपने आसपास के माहौल की वाइब्रेशन, ऊर्जा और भावनाओं को सोख लेता है। जापानी वैज्ञानिक मसारू इमोटो के प्रयोगों के बारे में सुना है आपने? हाँ, शायद, जिन्होंने पानी पर म्यूजिक और शब्दों का असर देखा था। बिल्कुल वही। उनके प्रयोगों से ये साबित हुआ है कि जब पानी को प्यार या कृतज्ञता वाले शब्दों के सामने रखा जाता है, तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत सुंदर क्रिस्टल बन जाते हैं। बहुत ही सिमेट्रिकल और खूबसूरत। हाँ, और जब उसी पानी को नफरत या गुस्से के सामने रखा जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल विकृत या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और चूंकि हमारा शरीर 70% से ज्यादा पानी ही है, तो इसका सीधा असर हमारी अपनी एनर्जी पर होता होगा। बिल्कुल होता है। आप जिस भाव से पानी पीते हैं, जिस माहौल में वो पानी रखा गया है, वो सीधे तौर पर आपके शरीर के अंदर जाकर वैसी ही ऊर्जा पैदा करता है। मतलब अगर मैं लड़ाई करके पानी पी रहा हूं, तो अगर आप गुस्से में पानी पी रहे हैं, तो आप अपने शरीर के 70% हिस्से को स्ट्रेस में डाल रहे हैं, और स्ट्रेस में कभी क्वांटम जंप नहीं लिया जा सकता। बहुत ही लॉजिकल है ये तो। बाहरी वातावरण, चाहे वो पानी हो या घर को व्यवस्थित रखने का तरीका हो, सब कुछ हमारी ऊर्जा को अलाइन करने में मदद करता है। भारी वातावरण की बात करें ना, तो आजकल का माहौल तो पूरी तरह से शोर शराबे और एंग्जाइटी से भरा हुआ है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लगातार आती नोटिफिकेशंस, हर कोई एक डोपामाइन रश के पीछे भाग रहा है। हाँ, हम हर वक्त ओवर स्टिम्युलेटेड रहते हैं। मैंने सुना है कि इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के डोपामाइन को रीसेट करने के लिए सितार या भारतीय शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल भी मैनिफेस्टेशन की एक तकनीक मानी जाती है। लेकिन सितार ही क्यों? आज के समय में ना, हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम या डोपामीन है, वो हर सेकंड ट्रिगर हो रहा है। जब हम बस स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, तो दिमाग में लगातार स्पाइक्स आते हैं। हाँ, हमें हमेशा कुछ नया चाहिए देखने के लिए। इससे हम हमेशा उत्तेजित या एंग्शियस रहते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए दिमाग का शांत होना, जिसे हम शून्य अवस्था कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। और इसमें संगीत कैसे मदद करता है? सितार या भारतीय शास्त्रीय संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक तरह का अकॉस्टिक साइंस है। अकॉस्टिक साइंस? हाँ, इसकी वाइब्रेशंस हमारे दिमाग की बीटा वेव, जो वेव एंग्जाइटी लाती है, उसे शांत करके दिमाग को अल्फा या थीटा स्टेट में ले जाती हैं। जो कि एक बहुत ही डीप रिलैक्सेशन वाली स्टेट होती है। एकदम, ये डोपामाइन की उस लगातार बनी हुई भूख को रीसेट करता है। जब दिमाग शांत होता है, तभी हम उस खाली जगह को देख पाते हैं जहां से नया सृजन होता है, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है कि हमें दिमाग के इस शोर को मैनुअली शांत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसने मुझे सच में सबसे ज्यादा उलझा दिया। क्या था वो? सुविधा का श्राप या द कर्स ऑफ कन्वीनियंस। कहा जाता है कि आधुनिक जीवन की सुविधा हमें प्रकृति के मूल काम और सृजन के स्रोत से दूर कर रही है। द कर्स ऑफ कन्वीनियंस। अब यहाँ मुझे थोड़ा ऐतराज है। भाई, सुविधा का श्राप? क्या हर नई तकनीक,
हमारी पूरी सभ्यता का मकसद ही जीवन को सुविधाजनक बनाना नहीं है। बात तो आपकी सही है। अगर मुझे कोई काम करने में आसानी हो रही है, अगर बस एक क्लिक पर खाना मेरे घर आ रहा है, तो वो मेरी ऊर्जा को कैसे खराब कर सकता है? मैनिफेस्टेशन में आराम तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो बात सिर्फ शारीरिक आराम की नहीं है यहाँ पर। प्रकृति का अपना काम करने का एक तरीका है जिसे नेचर्स बिजनेस कहा गया है। नेचर्स बिजनेस मतलब प्रकृति का तरीका। हाँ, प्रकृति में हर चीज एक संघर्ष, एक फ्रिक्शन और सक्रियता से जुड़ी है। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे ऊपर की कठोर मिट्टी को फाड़कर बाहर आने के लिए एक जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, वो आसानी से बाहर नहीं आता। बिल्कुल, और उसी फ्रिक्शन से उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। एक तितली जब अपने कोकून से बाहर आती है तो उसे जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी से उसके पंखों में खून का संचार होता है और वो उड़ने लायक बनती है। अगर हम कोकून को बाहर से काट दें तो तितली कभी उड़ नहीं पाती, मैंने पढ़ा है कहीं। एकदम सही उदाहरण है ये। और जब इंसान के लिए सब कुछ अत्यधिक सुविधाजनक हो जाता है तो क्या हम उस फ्रिक्शन को खो देते हैं? ठीक, यही होता है। जब आपको हर चीज बिना किसी फ्रिक्शन के मिलने लगती है, खाना एक स्वाइप पर, मनोरंजन एक क्लिक पर, तो इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से सुन्न या नम होने लगता है। सुन हो जाता है, मतलब हम आलसी हो जाते हैं। सिर्फ आलसी नहीं, हमारी बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी कैपेसिटी, जो असल में संघर्ष करके कुछ बड़ा बनाने के लिए डिजाइन की गई थी ना, वो निष्क्रिय हो जाती है। ये सुनपन ही सुविधा का श्राप है। ओह, अब समझ में आया। जब आप सुन्न हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी का बहाव रुक जाता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, मैनिफेस्टेशन कोई आराम कुर्सी पर बैठकर लॉटरी जीतने का इंतजार करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपकी सक्रिय ऊर्जा प्रकृति की उस क्रिएटिव ऊर्जा के साथ लय में आ जाती है। सुविधा ने हमारी प्राकृतिक ऊर्जा को सुला दिया है, इसीलिए हमें डोपामिन रीसेट और ध्यान जैसी चीजों की जरूरत पड़ रही है आज। बाप रे, ये नजरिया तो बहुत कुछ साफ कर देता है। मतलब जिस कन्वीनियंस के पीछे हम पागलों की तरह भाग रहे हैं, वही हमें बायोलॉजिकली और एनर्जेटिकली इतना सुन कर रही है कि हम अपनी वो ताकत ही खोते जा रहे हैं जिससे हम अपना मनचाहा जीवन बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के कोई भी एवोल्यूशन नहीं हो सकता। बिना संघर्ष के कोई छलांग नहीं है। बिल्कुल, सुविधा बुरी नहीं है, लेकिन जब वो आपके दिमाग को और आपके शरीर की जीवन ऊर्जा को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देना, तो वो आपके विकास को ही रोक देती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ चाहने का नाम नहीं है। ये सबसे पहले दिमाग के उस रिसाइकिल बिन से बाहर निकलने और उस खाली जगह को पहचानने की कला है जो अब तक नहीं हुई है। एकदम सही। ये अपनी ऊर्जा से डर, गुस्से और चिंता के फ्रिक्शन को हटाकर अपने ऑरा को साफ करने की प्रक्रिया है, ताकि हमारी कल्पना सच में एक क्वांटम छलांग ले सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने अंदर की उस इवोल्यूशनरी पूंछ यानी सर्वाइवल के डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने की हिम्मत भी है। हाँ, और अतीत के उन डरावने भूतों का सामना करना। बिल्कुल, और अपने एक्शंस को हर हाल में अपने लक्ष्य की दिशा में बनाए रखने की दृढ़ता है। और बाहरी दुनिया में पानी जैसी चीजों की ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होने और इस सुविधा के श्राप से खुद को बचाकर प्रकृति की असली सक्रिय लय के साथ जुड़ने की एक सतत यात्रा है। हाँ, ये एक पूरा लाइफस्टाइल शिफ्ट है। सबसे मजेदार बात यह है ना कि हम अक्सर ब्रह्मांड से सिर्फ वो चीजें मांगते हैं जो सोशल मीडिया पर अच्छी दिखती हैं या जो सोसाइटी ने हमें चाहना सिखाया है। सही कहा। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को इस तरह से संरेखित करते हैं, तब हमें समझ आता है कि एक इंसान होने के नाते हमारी असली प्यास क्या है, हम सच में क्या चाहते हैं। और जब वो असली अलाइनमेंट होता है, तब प्रकृति खुद इंसान के उस संकल्प को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगती है। क्योंकि तब हम अलग नहीं रहते। बिल्कुल, क्योंकि तब इंसान प्रकृति से अलग नहीं रहता, वो उसी क्रिएटिव फोर्स का हिस्सा बन जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक आखिरी विचार है जो मैं चाहूंगा कि हम सब इस पर गौर करें, जो शायद इस पूरी थ्योरी को एक नए आयाम पर ले जाता है। अच्छा, वो क्या है? आज हमने जाना कि हमारे केंद्रित विचार और साफ ऊर्जा वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये एक नियम है। लेकिन जरा इस पर विचार करें, उस अवस्था में क्या मैनिफेस्ट होता है जब हम सोचना ही बिल्कुल बंद कर देते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या विचारों का पूरी तरह से शून्य हो जाना ही ब्रह्मांड को हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीजें चुनने की आजादी देता है?
जब हम अपनी छोटी सी इंसानी बुद्धि से अपने सीमित दरों के साथ मांगना ही बंद कर दें, तो क्या प्रकृति अपने सबसे बड़े और अकल्पनीय खजाने हमारे सामने खोल देती है? सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल। और इस गहरे सवाल और विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। गहराई में उतरते रहिए और इस शून्य को एक्सप्लोर करते रहिए।